नमस्कार, मैं शशांक मिश्र हूँ। इस वक्त अमर उजाला बरेली कार्यालय में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी। हम इनसे बात करेंगे प्रदेश की सहकारिता पर और ढेर सारे मुद्दे हैं। चूँकि आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं तो जिले के डेवलपमेंट भी बात करेंगे। माननीय राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जेपीएस राठौर की जो पहचान है वो बेसिकली छात्र नेता के रूप में है। आपका राजनीति में प्रादुर्भाव भी उसी एंगल से हुआ है और प्रदेश में अभी छात्र संघ चुनाव कई वर्षों से बंद हैं। तो व्यक्तिगत रूप से आपका क्या मानना है छात्र संघ चुनावों को लेकर के? चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या क्या इसका प्रभाव, क्या इसका दुष्प्रभाव है, इस पर क्या मानते हैं आप? देखिए, इस दुनिया में आप देखें तो कई प्रकार के आंदोलन सत्ता व्यवस्था को संचालित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हुए थे। पहले के समय आप देखें तो श्रमिकों का आंदोलन हुआ और उन्होंने कई देशों में सत्ता परिवर्तन करने का काम किया। भारत में भी अगर आप देखें तो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा छात्रों का आंदोलन चला और यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो छात्र संघों की भूमिका या छात्र राजनीति की भूमिका बहुत बड़ी रही है अतीत में, अभी भी उसकी उपयोगिता है। लेकिन छात्र संघों में कुछ लोग इस प्रकार से आ गए जिन लोगों ने दूसरे काम भी शुरू कर दिए। किसी के ऊपर आपराधिक इतिहास का या अपराध करने का आरोप लगा, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसकी वजह से छात्र संघ कुछ कमज़ोर हुए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि सत्ता और व्यवस्था को नियंत्रित करने का बहुत अच्छा माध्यम ये छात्र संघ हो सकते हैं और इन छात्र संघों को जीवित करना चाहिए, इनको संचालित करना चाहिए, और ताकि छात्र जो हमारा आज का नहीं, कल का नहीं, आज का ही नागरिक है और उसको एक नर्सरी राजनीति की तैयार करने का एक माध्यम हो सकता है। जब ये शिक्षित प्रशिक्षित राजनीतिक रूप से होंगे तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से राजनीति को संचालित करने का भी काम करेंगे। आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। अभी पिछली बार मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो उन्होंने कई विकास योजनाओं को धरातल उतारने के लिए कहा था। कई योजनाओं पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसमें पीलीभीत बाईपास पर वाई शेप का पुल बनना था, कुछ और डेवलपमेंट के प्लान थे। तो उसकी क्या स्थिति अभी है? क्या जनता कब तक उम्मीद करे कि उसको ये लाभ राहत मिलेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की विकासवादी सोच, मुझे लगता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि गेरुआ वस्त्रधारी कोई साधु सन्यासी इस तरीके से विकास की सोच रखता होगा। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज कराई, औद्योगिक लोगों के सेमिनार कराए और उनको यहाँ पर आमंत्रित किया, आज पूरे प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। विकास के लिए अलग अलग ढंग से उन्होंने योजनाएं बनाई। अभी पीडब्ल्यूडी का भी विभाग उनके पास है। तो जाकर मंडल मंडल में उन्होंने बैठक की, सभी विधायकों से, सांसदों से उनके प्रस्ताव लिए और उनके प्रस्ताव लेकर फिर उसके बाद एक योजना बनाकर हर जिले में उन्होंने डेवलपमेंट के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नए नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। अभी जेवर एयरपोर्ट का भी कुछ ही दिनों में उद्घाटन होने वाला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 16 एयरपोर्ट संचालित हो चुके हैं। 21 एयरपोर्ट वाला ये प्रदेश आगे आने वाले समय में बनेगा। एक्सप्रेस वेज की तो भरमार लग गई है। नीचे गांव स्तर पर जो सड़कें जा रही उनको भी मजबूत किया जा रहा है। जहां जैसी आवश्यकता होती है तो वहाँ फ्लाईओवर बनाना, पुल बनाना, ये सभी कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर कराएं। और यहाँ पर भी हमारे इस नगर को सजाने संवारने के लिए नाथ कॉरिडोर को भी एक कल्पना दी गई और उसको व्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। मंत्री जी, सहकारिता मंत्रालय की जो शुरुआत हुई है ये हुई है 2019 से। तो 2019 से पहले का सहकारिता और 2019 के बाद का सहकारिता, क्या अंतर आप देखते हैं और क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? देखिए, सहकारिता में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र को व्यापक रूप देने के लिए
और सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के सबसे सक्षम, सबसे ताकतवर नेता माननीय अमित शाह जी को इस विभाग की जिम्मेदारी दी है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका इसको लेकर कितना दृढ़ निश्चय है कि जिनके पास इतना बड़ा पहले ही काम है कि गृह मंत्रालय जैसा विभाग है और उसके बाद फिर वो उसको सहकारिता का काम दें। वहाँ पर एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जाता है केंद्र सरकार में और उसके बाद नई नई योजनाओं को लागू देश में करने का काम किया जा रहा है। इससे पहले सहकारिता विभाग एक कृषि विभाग के भीतर ही एक छोटा सा कमरा होता था जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का एक व्यक्ति बैठता था और पूरे देश की सहकारिता को संचालित करने का काम करता था। आज एक मंत्रालय का गठन किया गया और सहकारिता विभाग में आज सचिव हैं, एडिशनल सचिव हैं, ज्वाइंट सचिव हैं, तमाम तरीके से ऐसे अधिकारियों को लगाया गया। एक नई योजना के साथ नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाकर पूरा व्यापक रूप देने का काम माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। एक समस्या अभी प्रदेश में आ रही है जो खाद की कमी को लेकर के, तो ये क्या मुद्दा है, क्या समस्या इसमें आ रही है और कैसे समाधान इसका निकले? देखिए, पूर्व की सरकारों के समय इन सहकारी समितियों को बिल्कुल लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर समाप्त करने का काम किया। इनकी छाती पर बैठकर पूरी तरीके से इन समितियों की दम निकाल दी गई। वो समितियां जर्जर हो गईं, खंडहर का रूप में तब्दील हो गईं। वहाँ पर किसानों ने जाना आना छोड़ दिया था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सहकारिता को संजीवनी देने का काम हुआ है। जो सहकारी समितियां जर्जर हो गई थी वहाँ पर 10-10 लाख रुपए देकर, साथ ही साथ वहाँ पर केंद्र सरकार की योजना के अनुसार कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। कंप्यूटर लग रहे हैं, प्रिंटर लग रहे हैं और एलईडी लग रहे हैं, टेबल चेयर रैक आ रही हैं और उसको इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। जब ये समस्या थी कि ये सब चीज़ लगने के बाद फिर बिजली नहीं होगा तो कैसे चलेगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगा दो ताकि बिजली की समस्या का भी समाधान हो जाए। तो 2 किलोवाट का सोलर पैनल इन समितियों पर लगाकर बिजली की समस्या का भी समाधान कर दिया गया है। अब इनके लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता थी तो उसकी चर्चा की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन सभी सहकारी समितियों को 10-10 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट दे दो जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से, और इस लिमिट का जितना ब्याज आएगा वो उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से दिया जाएगा। तो इस पर अभी 55 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय आता है लगभग, वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके कारण आज समितियां पुनर्जीवित हुई हैं और किसानों के समस्याओं का समाधान का केंद्र आज समितियां बन रही हैं। वहाँ पर उनको समय पर यूरिया डीएपी उपलब्ध हो रही है। अभी भी कुछ समस्याएं हैं, पूरी तरीके से समस्याओं का समाधान नहीं, क्योंकि इतने लंबे समय से 20-30 साल से समस्याएं चली आ रही थी। इसका एकाएक समाधान संभव नहीं है, थोड़ा समय लग रहा है। अभी हमारे पास कर्मचारियों की भी कमी है, संसाधनों की कमी है, व्यवस्था को बनाने में भी समय लगता है। हम इस व्यवस्था को बना रहे हैं, कर्मचारियों की भी जल्दी से जल्दी सहकारिता विभाग में भर्ती करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो व्यवस्था है उसको भी हम बदलने जा रहे हैं ताकि कोई किसान आए और उसको समय पर यूरिया डीएपी मिले। हमने अभी एक कृषक पंजिका भी दी है सभी किसानों को, जिसमें उसका यूनिक आईडी रहेगा और उसमें सभी प्रकार के डिटेल, उसने किस दिन कितनी यूरिया ली है, कितना डीएपी लिया है, कितना गेहूं बेचा है, धान बेचा है, कितना लोन लिया है, सब प्रकार के डिटेल उसमें रहेंगे। उसके पास कृषि योग्य भूमि कितनी है, ये सारे डिटेल उस कृषक पंजिका में रहेंगे। और मेरा बस चला तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि 6 महीने के भीतर इस समस्या को पूरी तरीके से, जिस तरीके से गोरखपुर क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस रोग का सफाया कर दिया गया, उसी तरीके से किसानों को इस समस्या से पूरी तरीके से निजात दिला देंगे। और अगर आगे
संभव हो सका तो किसानों को डोर स्टेप यानी उनके घरों पर जाकर होम डिलीवरी तक फर्टिलाइजर का देने का काम करेंगे। सहकारी समितियां और जिला सहकारी बैंक ये भ्रष्टाचार का अड्डा भी रहे हैं, तो इस पर लगाम कसने के लिए क्या योजना हमारी बन रही है? ऐसा है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम तमाम ये बैंकिंग प्रणाली में तमाम सिस्टम की जो भ्रष्टाचार है उसको मिटा सकते हैं। जब मैं मंत्री बना उस समय उत्तर प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंकों में 16 जिला सहकारी बैंकें बंद पड़ी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस छीन लिए थे और लगभग इनसे जुड़े हुए 18 लाख खातेदार किसान दर दर भटक रहे थे कि उनका पैसा बैंकों में जमा है लेकिन नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनका सूद ब्याज समेत पाई पाई चुकता किया जाए। केंद्र व प्रदेश सरकार से पैसे की व्यवस्था हुई 2100 करोड़ रुपया की और सभी किसानों को हमने सूद ब्याज समेत उनका मूलधन पाई पाई चुकता करने का काम किया। आज वो सभी 16 जिला सहकारी बैंकें संचालित ही नहीं हुई, सभी 16 जिला सहकारी बैंकें प्रॉफिट में भी आ गई। कुछ बैंकों की समस्या है और तमाम ऐसी चीज़ों को के द्वारा इसको व्यवस्थित किया जा रहा है और जो आप कह रहे हैं कि पीलीभीत रोड पर इस तरीके से बनना है, उस काम को भी जल्दी से जल्दी और समय पर पूरा करके जनता को राहत देने का काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।